गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर हेमलता अंकोडिया, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू से। बच्चों, हम बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। उस पेपर में हम आज पढ़ेंगे ब्रिटेन में विधि का शासन व न्याय व्यवस्था के बारे में। बच्चों, जैसे नाम से ही विदित है, विधि का शासन, विधि यानी कानून का शासन। आप लोग पहले से ही, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि ब्रिटेन में प्रारंभ में राजतंत्र था। धीरे धीरे राजतंत्र लोकतंत्र में परिवर्तित हुआ और लंबे संघर्ष के बाद ब्रिटेन में लोकतंत्र की स्थापना हुई। मतलब लोगों के संघर्ष के बाद आज ये स्थिति है कि ब्रिटेन में कानून के समक्ष हर व्यक्ति समान है, यानी कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। चाहे कोई राजा हो, प्रजा हो, या कोई अधिकारी हो या नेता हो, सभी के लिए कानून समान है। ब्रिटेन से ही भारत ने भी विधि के या शासन की अवधारणा को ग्रहण किया है। अब हम विधि के शासन की बात करते हैं तो विधि के शासन के बारे में जेनिक्स व डाइसी के विचार बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बच्चों, डाइसी के अनुसार, मैंने आपको बताया कि डाइसी के विचार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो जो डाइसी के जो विचार हैं या डाइसी ने जो अवधारणा प्रस्तुत करी है, तो अपन डाइसी के शब्दों में ही बात करते हैं। विधि के शासन से हमारा तात्पर्य केवल यही नहीं है कि हमें कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है, परंतु यह भी है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसका पद या उसकी अवस्था कुछ भी हो, राज्य की साधारण विधि के अधीन है और साधारण न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है। मतलब हर व्यक्ति साधारण न्यायालय के अधीन है। डाइसी की जो प्रसिद्ध रचना है उसमें संविधान की विधि में विधि के शासन के डाइसी ने 3 पक्षों के बारे में अपने विचार व्यक्त करे हैं। उसमें पहला है, बिना अपराध के किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति है, उसको न्यायालय दंड तभी प्रदान कर सकती है जब वह किसी अपराध के लिए दोषी पाया जाए। मतलब बिना किसी अपराध के किसी भी व्यक्ति को न्यायालय दंडित नहीं कर सकता। उसके लिए क्या अनिवार्य है? यह अनिवार्य है कि व्यक्ति का अपराध सिद्ध हो जाए, न्यायालय में मुकदमा चले, अपराध सिद्ध हो जाए, उसके बाद ही उसको दंडित किया जाएगा। दूसरा जो डाइसी ने पक्ष दिया है वो है, कोई भी व्यक्ति कानून से परे नहीं है। इससे तात्पर्य है कि विधि के समक्ष समता सभी के लिए है। कोई भी व्यक्ति विधि से परे या उसके ऊपर नहीं है। डाइसी के शब्दों में ही हम बात करें तो डाइसी कहते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर एक साधारण सिपाही या कर संग्रहकर्ता तक सब व्यक्ति गैर कानूनी कार्यों के लिए उतने ही उत्तरदायी है जितना कोई अन्य साधारण नागरिक होता है। तो मतलब हर व्यक्ति, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई सामान्य नागरिक हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, हर व्यक्ति कानून के समक्ष समान होता है। तीसरा जो पक्ष है वह है, इंग्लैंड में संविधान के सामान्य सिद्धांत न्यायिक निर्णयों का परिणाम है। बच्चों, अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि ब्रिटेन में जो संविधान है वह अलिखित है और अलग अलग जगह, या हम कह सकते हैं परंपराओं के द्वारा या न्यायिक निर्णयों से, संवैधानिक टीकाओं के द्वारा हम जान सकते हैं कि ब्रिटेन के संविधान में क्या क्या प्रावधान है। तो उसी के तहत जो डाइसी ने जो तीसरा पक्ष प्रस्तुत किया वो क्या है? वो ये कहते हैं कि इंग्लैंड में संविधान के सामान्य सिद्धांत न्यायिक निर्णयों का ही परिणाम है। यानी समय समय के पर जो वहाँ का न्यायालय है उसके द्वारा जो भी निर्णय दिए गए हैं वह निर्णय ही संविधान के रूप में हमें, या संविधान के सिद्धांतों के रूप में हमें नज़र आते हैं। तो न्यायालयों के जो निर्णय है उनका ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। बच्चों,
न्यायालय ने जो समय समय पर निर्णय दिए हैं उनसे जन अधिकारों का स्वरूप भी स्पष्ट होता है। उसके कुछ सिद्धांत हमें नज़र आते हैं। उसमें पहला सिद्धांत है नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, यही कार्यपालिका को स्वेच्छाचारी बनने से रोकता है। दूसरा सिद्धांत है देश में पूर्ण कानूनी समानता स्थापित करता है, सभी नागरिक चाहे वे साधारण व्यक्ति हो या सरकारी कर्मचारी देश की साधारण विधि के अधीन है और उन पर लगाए गए आरोपों की सुनवाई साधारण न्यायालय द्वारा ही होगी। यह पद्धति यूरोप के कुछ देशों से भिन्न है, जैसे कि फ्रांस में प्रशासनिक न्यायालय प्रशासनिक अधिकारियों के जो विवाद होते हैं उनका निर्णय करते हैं। मतलब जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो अधिकारी है, उनके खिलाफ मुकदमा प्रशासनिक न्यायालयों में लड़ा जाता है, पर ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। इसके अलावा जो तीसरा सिद्धांत है वह इस बात की ओर संकेत करता है कि भारत और अमेरिका के विपरीत ग्रेट ब्रिटेन में संविधान नागरिकों को मूल अधिकारों की लिखित गारंटी नहीं देता है। फिर भी इंग्लैंड में नागरिकों को अधिकतम स्वतंत्रता प्राप्त है। इसका श्रेय उस देश के न्यायिक निर्णयों को जाता है। न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णय संविधान के अंग बन जाते हैं। इस प्रकार संविधान नागरिकों के अधिकारों का स्रोत न होकर परिणाम है। बच्चों, अब हम बात करते हैं ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था की विशेषताओं की। अगर हम ब्रिटेन की न्याय व्यवस्थाओं की विशेषताओं की बात करते हैं तो हमें जो विशेषताएं नज़र आती हैं उसमें पहली है विधि का शासन। विधि का शासन यानी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कानून के समक्ष हर व्यक्ति समान होगा, कोई भी व्यक्ति कानून से परे नहीं है। प्रधानमंत्री से लेकर साधारण नागरिक, कोई भी राजनेता हो या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, सभी के लिए समान विधि के प्रावधान ब्रिटेन में किया गया है। दूसरा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। बच्चों, वहाँ पर ब्रिटेन में जो प्रावधान है उसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। जैसे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की कोई भी भूमिका नहीं होती। इसके अलावा न्यायाधीशों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है। उनकी नियुक्ति किसी भी दलबंदी के आधार पर नहीं की जाती है। सम्राट के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अधिकतर जो अनुभवी बैरिस्टर होते हैं या सुप्रसिद्ध बैरिस्टर होते हैं या अनुभवी लोग होते हैं, उन्हीं के ही न्यायाधीश का पद प्रदान किया जाता है। इसके अलावा उनको पद की सुरक्षा प्रदान की जाती है, उनको पर्याप्त वेतन दिया जाता है ताकि वह रिश्वत ना ले और उनका जो कार्यकाल है उसकी सेवा की शर्तों में एक बार जब नियुक्ति हो जाती है उसके बाद कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो तीसरी विशेषता है वह है जूरी व्यवस्था। जो तीसरी अपन जूरी व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो जूरी व्यवस्था अपने आप में बहुत ही अनोखी व्यवस्था है, क्योंकि जूरी व्यवस्था के अंतर्गत साधारण नागरिक भी जूरी बनते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी मुकदमे चाहे दीवानी हो या फौजदारी है, तो जूरी व्यवस्था के तहत साधारण नागरिकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साधारण नागरिक भी मुकदमों में भाग ले सकते हैं। और नेक्स्ट जो विशेषता है, चौथी विशेषता है, वह है संसद की सर्वोच्चता। ब्रिटेन में मैं पहले भी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, इंग्लैंड में संसद की सर्वोच्चता है। इससे तात्पर्य यह है कि अमेरिका और भारत के समान ब्रिटेन में न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा या पुनर्निरीक्षण का अधिकार या शक्ति नहीं है। जैसे भारत में क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, अमेरिका में भी है, परंतु ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। वहाँ पर संसद की सर्वोच्चता है। संसद के बनाए कानूनों को कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता। अगला जो विशेषता है वह है असंहिताबद्ध कानून। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, ब्रिटेन का संविधान परंपराओं पर आधारित है, तो न्यायिक जो कानून है वह भी संहिताबद्ध नहीं है, मतलब उनका कहीं भी इकट्ठा नहीं किया गया या कहीं भी लिखित रूप में हमें नज़र नहीं आते हैं। जैसे ब्रिटिश कानून व न्याय व्यवस्था का अधिकांश भाग संहिताबद्ध नहीं है। इंग्लैंड की न्याय पद्धति कॉमन लॉ और स्वाभाविक न्याय पर आधारित है। यह असंहिताबद्ध है, किंतु इंग्लैंड के अधिकांश कानून असंहिताबद्ध है। कहने का अभिप्राय ये कदापि नहीं है कि वह संहिताबद्ध कानून का अस्तित्व नहीं है।
संसद द्वारा पारित अधिनियम तथा प्रत्यायोजित विधि के अंतर्गत निर्मित कानून संहिताबद्ध, मतलब सारे कानून असंहिताबद्ध नहीं है, कुछ कानून संहिताबद्ध भी है प्रत्यायोजित विधि के तहत। इसके अलावा ब्रिटेन में एक सी न्याय व्यवस्था का अभाव है। ब्रिटिश न्याय प्रणाली की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि देश के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग न्याय पद्धति प्रचलित है। इंग्लैंड और वेल्स में तो एक सी पद्धति है, परंतु स्कॉटलैंड में न्यायालयों का संगठन अलग प्रकार का है। उत्तरी आयरलैंड में, जो अभी भी ग्रेट ब्रिटेन में शामिल है, न्याय पद्धति इन सबसे अलग है। मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की न्याय व्यवस्था ब्रिटेन में पाई गई है। इसके अलावा वहाँ पर जो अगली विशेषता है, निर्दोषिता को मान्यता। अंग्रेजी में कहावत है कि कानून की अनभिज्ञता माफ़ी का आधार नहीं बन सकती, अर्थात कोई भी अभियुक्त अपने बचाव के लिए ये दलील नहीं दे सकता कि वह यह नहीं जानता था कि अमुक कार्य एक दंडनीय अपराध है। न्यायालय ये मानकर चलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सभी कानूनों को न केवल जानता है बल्कि समझता है, पर साथ ही न्यायालय अभियुक्त की निर्दोषिता में भी विश्वास रखते हैं। जब तक अभियुक्त पर लगाए गए आरोप सिद्ध न हो जाए तब तक उसे निर्दोष समझा जाता है। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था का एक आधारभूत सिद्धांत यह है कि चाहे 10 अपराधियों को अपने किसी कुकृत्य के लिए दंड न मिल पाए, पर एक भी निर्दोष व्यक्ति दंडित नहीं होना चाहिए। अगली जो विशेषता है वह है निःशुल्क कानूनी सहायता और परामर्श। प्राय ये कहा जाता है कि न्यायालयों के द्वार सभी के लिए खुले हैं, किंतु यह तभी संभव है जब हर व्यक्ति इतनी सामर्थ्य रखता हो कि वह वकीलों की सेवाएं हासिल कर सके। निर्धन लोगों के लिए न्याय के समक्ष समानता का कोई भी मूल्य नहीं होता है। इसलिए 1949 के एक अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की गई कि गरीब लोग निःशुल्क या मामूली शुल्क लेकर वकीलों की सेवाएं प्राप्त कर सके। कानूनी सहायता योजना लॉ सोसाइटी की देखरेख में चल रही है। इस सोसाइटी को सरकार कोष से एक निश्चित धनराशि इस कार्य के लिए प्रदान करती है। नेक्स्ट जो विशेषता है वह है वकीलों की द्वैध व्यवस्था। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की एक जो अन्य विशेषता है वह वकीलों की द्वैध व्यवस्था है। प्रथम श्रेणी में विधि संबंधी परामर्श देने वाले अधिवक्ताओं को रखा जा सकता है। इन्हें सॉलिसिटर या अटॉर्नी कहा जाता है। द्वितीय श्रेणी में बैरिस्टर को रखा जा सकता है। ये सॉलिसिटर द्वारा तैयार विषयों को न्यायालय में उपस्थित करते हैं एवं वादी के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। सॉलिसिटर अदालतों में भाग नहीं लेते हैं। लॉर्ड हेल्साम ने दोनों में जो प्रमुख अंतर बताया वो इस प्रकार है। सॉलिसिटर सारा दिन अपने मेज पर बैठकर काम करता है। वह अपने स्टाफ से काम लेता है, अपने वकीलों से साक्षात्कार करता है, पत्र लिखवाता है। बैरिस्टर स्वयं को मुक्त रखता है ताकि जब कोर्ट उसे बुलाए तो वह उसके समक्ष उपस्थित हो सके। एक व्यवसाय का आदमी होता है, दूसरा काफ़ी हद तक एक कलाकार और विद्वान होता है। मतलब दो तरह के वकील ब्रिटेन में रखे गए हैं। और जो अगली विशेषता या हम ये कह सकते हैं अंतिम विशेषता है वह है न्याय व्यवस्था का वर्गीय झुकाव। एलन बाल जो सामाजिक विचारक हैं उनके अनुसार मजिस्ट्रेट के ऊपर के ब्रिटिश न्यायाधीश बैरिस्टरों में से यानी वकीलों से चुने जाते हैं और तदनुसार वे उच्च मध्यम वर्ग और अनुदार पृष्ठभूमि के होते हैं। मतलब उच्च श्रेणी के होते हैं। इसके अलावा अनुदार दल के समर्थक होते हैं। तो अधिकांश ऐसे व्यक्ति जो पब्लिक स्कूलों में पढ़े हैं और जिन्होंने कभी ये नहीं जाना कि भूख क्या होती है, गरीबी क्या होती है, इसलिए ये लोग उच्च वर्ग की तरफ झुकाव रखते हैं। इसलिए लॉस्की कहते हैं मजदूरों व आम लोगों से उन्हें सहानुभूति हो ही नहीं सकती है। मार्क्सवादियों के अनुसार ब्रिटिश न्यायाधीश कानूनों की व्याख्या इस प्रकार करते हैं जिससे निजी संपत्ति पर कोई आंच न आए। तो बच्चों, हमने अभी चर्चा करी ब्रिटेन की विधि के शासन तथा न्याय व्यवस्था की। अगली वीडियो में हम ब्रिटेन के जो न्यायालयों की जो संगठन है
उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।